नमस्कार, मैं राजकुमार पटेल श्री पटेल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे हम लोग मरुत्तर काल या उसी को कहेंगे ब्राह्मण काल। कि आपको जो सिक्के दिख रहे हैं ये दोनों याद रखिएगा सातवाहनकालीन सिक्के हैं। मौर्य वंश की समाप्ति के पश्चात मध्य भारत व दक्कन के क्षेत्र में अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। ये राजवंश मुख्यतः वैदिक धर्म के उपासक थे, जिनमें कुछ शासकों का नाम आता है, जैसे कि इन्हें ब्राह्मण वंश कहा जाता था। जैसे कि इसमें शुंग वंश, कड़ वंश, सातवाहन और वकाटक वंश। इस काल में पश्चिम और मध्य एशिया से ईरानी और यूनानी आक्रमण के में भारत ने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसे शक या कुषाण भी कहते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसने किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया है। याद रखिएगा, राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी, या फिर उसे कहेंगे पहली राजधानी इनकी विदिशा। और मालविकम अग्निमित्रम कालिदास ने लिखा है। ये सभी शुंग वंश की जानकारी के स्रोत है, याद रखिएगा। ये जैन धर्म जानकारी के स्रोत में सबसे पहले हर्षचरित्र की बात करें तो बाणभट्ट उन्होंने लिखा, और महाभाष्य से पतंजलि ने लिखा है, याद रखा। अयोध्या अभिलेख ये पुष्यमित्र शुंग ने लिखा है, और भागवत धर्मों के लोग मानते थे। तो सबसे पहले बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में। तो पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक, जिनका नाम था वृहदत्त, इन्हें परास्त किया, और परास्त करने के बाद हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना किया, और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई किसको? विदिशा को। इसके काल में संस्कृत भाषा का अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई तथा हिंदू धर्म में पुनरुत्थान हुआ। इसने यवनों को पराजित किया। इसका उल्लेख मालविकम अग्निमित्रम में किया है, याद रखिएगा। उसी तरह से बौद्ध साहित्य के अनुसार इसने बौद्धों अनुयायी की पीड़ा पहुंचाई तथा उनकी हत्या की। कहते हैं कि यह बौद्धों का हत्यारा कहलाता है, याद रखिएगा। अशोक के लगभग 84,000 स्तूप, याद रखिएगा कितने? 84,000 स्तूपों को नष्ट करने का उल्लेख मिलता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म या को नहीं मानने वाला था, याद रखिए वैदिक धर्म को मानता था। उसी तरह से विदिशा या फिर बेसन नगर का गरुड़ स्तंभ लेख इससे संबंधित है। बौद्ध विहार होते हुए भी इसने भरहुत के स्तूप का निर्माण करवाया, और अयोध्या अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। तो अयोध्या अभिलेख से इस अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग के सेनापति धनदेव लिखता था। इसमें पुत्र शुंग द्वारा कराया गया 2 अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है। यह यज्ञ महर्षि पतंजलि द्वारा संपन्न कराया गया था, याद रखिएगा। तो इनके टाइम में, पुष्यमित्र शुंग के टाइम में, इनका एक मित्र या फिर कहेंगे इनके दरबारी कवि के रूप में जिनको जाना जाता था, या फिर प्रसिद्ध व्याख्याचरण के जो कहा जाता था, वो था पतंजलि, याद रखिएगा। कौन था? पतंजलि। पुष्यमित्र के समकालीन थे। उसी तरह से इसके बाद बात करेंगे इसके पुत्र अग्निमित्र शुंग या पुष्यमित्र शुंग का पुत्र हुआ करता था। इनके दरबार में जो कवि थे वो थे कालिदास, सुप्रसिद्ध है, याद रखिएगा। मालविकम अग्निमित्रम के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। और मालविकम अग्निमित्रम जो है प्रेम गाथा है, याद रखिएगा। ठीक है, जो मालविका और अग्निमित्र के प्रेम गाथा का वर्णन किया है किसने? कालिदास ने। इसी मालविका में और अग्निमित्र के प्रेम का वर्णन किया है, याद रखिए, कालिदास ने। तो ये अग्निमित्र शुंग के बारे में हो गया। और इस वंश में पुष्यमित्र इसने सिंधु नदी तक यूनानियों को पराजित किया, और इसका वर्णन भी मालविका में अग्निमित्र में उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद इस वंश के अंतिम शासक माना जाता है देवभूति को। देवभूति अंतिम शासक माना जाता है। और इसे याद रखिएगा, शुंग वंश के टाइम ही मनुस्मृति की रचना हुई है। तो शुंगकालीन लगभग समाप्त कर दो। कहा जाता है कि शुंगकालीन की स्थापत्य की अगर बात किया जाए तो देखिए, यहाँ पर आपको विदिशा में गरुड़ स्तंभ मिलेंगे, नासिक में कार्ले के चैत्य मंदिर मिलेंगे, और यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिलेंगे। ये शुंगकालीन, याद रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे, क्योंकि शुंग वंश के जो संस्थापक हैं, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, और इस वंश के अंतिम राजा जो था वो था देवभूति। और देवभूति को किसने परास्त किया? तो याद रखिएगा, कड़वंश के राजा, कड़वंश के संस्थापक ये वासुदेव, कड़वंश के संस्थापक है वासुदेव। और
वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवहूति की हत्या कर कड़ वंश की स्थापना की। इस वंश के 3 अन्य शासक हुए, जैसे भूमिमित्र, नारायण और वसुरमन। और कहा जाता है इतिहास में इसका उतना उल्लेख नहीं किया गया है, बस इतना ही आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ। अब बात करेंगे मुख्य रूप से सातवाहन राजाओं। तो सातवाहन राजाओं में याद रखिएगा संस्थापक कौन था कहेंगे तो संस्थापक के रूप में था सिमुख। और राजधानी क्या था प्रतिष्ठान या पैठन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर है। उपाधि दक्षिणापथ की। और जानकारी के स्रोत क्या है तो मत्स्य पुराण और वायु पुराण से मिलती है। और इनकी भाषा क्या थी तो प्राकृतिक भाषा। उसी तरह से इस राजवंश के प्रसिद्ध राजा के बारे में बात करें तो वो है सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम इस वंश के प्रसिद्ध राजा, मतलब क्या याद रखिएगा पराक्रमी, अगर कहें तो प्रथम पराक्रमी राजा ही प्रथम पराक्रमी राजा है। प्रथम पराक्रमी राजा के रूप में इनको जाना जाता है सातकर्णी प्रथम जो है। इस वंश के योग्य शासक था। उपाधि दक्षिणाधिपति की उपाधि मिला था इनको, याद रखिएगा दक्षिणाधिपति की उपाधि। इसने भी 2 अश्वमेध यज्ञ एवं रागेश्वरी यज्ञ करवाया। इसका वर्णन नासिक अभिलेख में मिलता है। वह स्वयं कृष्ण का पुत्र कहता है, याद रहे वह स्वयं को किसका पुत्र कहता है कृष्ण का। ठीक है, इसके बाद एक है राजा हाल। देखिए इसको राजा हाल के नाम से जाना जाता है। इसको राजा हाल के रूप में जाना जाता है। राजा हाल भी कहते हैं क्योंकि एक कवि था। और किसके दौरान कवि था याद रखिए सातकर्णी प्रथम। कहते हैं कि सातकर्णी प्रथम का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तब संचालन के रूप में उनकी पत्नी जो नायिका थी वो संचालन करी थी, लेकिन याद रखिए एक महिला थी, इस वजह से फिर बाद में हाल को दिया गया। लेकिन याद रखिएगा राजा हाल को इसी वंश का माना जाता है। दूसरा ये प्रसिद्ध शासक माना जाता है, यह कवि था। इसकी रचना याद रखिए गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती कई बार पूछा गया, याद रखिए किस भाषा पर है लिखा गया है तो याद रखिएगा प्राकृतिक भाषा पर है, प्राकृत भाषा पर है। और उसके अलावा ये गाथा इन्होंने श्रीलंका के राजकुमारी से विवाह किया जिसका नाम क्या है लीलावती। कई बार ये पूछा भी गया, याद रखिएगा। लीलावती एक ग्रंथ है, क्या चीज़ का ग्रंथ है तो आपको भी याद रहना चाहिए, ये गणित से संबंधित ग्रंथ है। गणित से संबंधित ये यंत्र है, याद रखिएगा। कौन सा आपका ये रचना जो कह रहा हूँ आपका कौन सी रचना तो लीलावती एक ग्रंथ लिखी गई। तो श्रीलंका के राजकुमार से उन्होंने विवाह किया था। लीलावती इनका नाम है और लीलावती पर एक ग्रंथ लिखा गया है जो गणित से संबंधित, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इसके बाद जो प्रसिद्ध राजा के रूप में वो गौतमीपुत्र सातकर्णी। सबसे पहले प्रश्न बता दूं, ये इसको किस नाम से एक चीज़ भी फेमस नाम याद रखिएगा, जिसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था का रक्षक। वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है इनको। ठीक है, ये CGPSC 2013-14 प्रश्न पेपर में पूछा गया था। तो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है इनको। उसके अलावा नासिक अभिलेख में से एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है इनमें। उसी तरह से इसने नासिक के वेंकट नगर बसाए और वेंकट स्वामी की उपाधि धारण की। नागार्जुन इन्हीं के समकालीन हुआ करते थे। तो नागार्जुन इसके समकालीन हुआ करते थे। इसने शक शासक नहापान को हराया था। आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, याद रखिए विदेशी आक्रमण के रूप में। तो शकों के बारे में आपको बताऊंगा। तो इनको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। उपाधि की बात करें तो इसको पश्चिम का स्वामी, ठीक है, याद रखिए किस क्या कहते हैं इसको पश्चिम का स्वामी। उसके अलावा क्षत्रियों के दर्प को इन्होंने दमन किया, मतलब क्षत्रियों का दर्प, याद रखिएगा क्षत्रियों का दर्प को उन्होंने क्या किया समाप्ति किया। क्षत्रियों का दर्प मतलब अहंकार। इसके अलावा इसको पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, इनका साम्राज्य सबसे अधिक क्षेत्र तक उन्होंने जीता था, इसलिए सबसे अधिक साम्राज्य वाले शासक रूप में गौतमीपुत्र सातकर्णी को जाना जाता है। और एक उपाधि याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछा तो नहीं गया है, लेकिन कहीं पूछ दिया तो आपको याद रखना है। ये है त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन, मतलब 3 समुद्रों का विजेता। सातवाहनों को 2 बार पराजित करने का काम भी किसने किया इसके टाइम में, याद रखिएगा रुद्रदामन का नाम आता है रुद्रदामन। तो रुद्रदामन कौन है याद रखिएगा, ये शक राजा है, शक नरेश। ठीक है, रुद्रदामन कौन है तो शक नरेश से याद रखिएगा। उसके अलावा
तो ये था गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिन्होंने एक नगर बसाया। मैं आपको बताया ये वेंकट नगर जो है, वेंकटक या फिर इसी को वेंकट स्वामी की उपाधि मिला था इसीलिए। अब इस वंश के चतुर्थ राजा वो है आपका चतुर्थ प्राकृतिक शासक विशिष्ट या फिर वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। इसके बारे में भी कई प्रश्न पूछा गया। याद रखिए, इसकी उपाधि दक्षिण प्रदेश की उपाधि प्रथम आंध्र सम्राट माना जाता है। इनको प्रथम आंध्र सम्राट माना जाता है। इसके सिक्के पर पतवारों वाले जहाज का चित्र होता था, जो नौसेना के विकास का सूचक माना जाता है। ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे तो इस राजवंश में पांचवें या फिर कहेंगे पांचवें पराक्रमी राजा के रूप में जाना जाता है, वो है कौन? तो यज्ञश्री सातवाहन वंश के अंतिम शासक माना जाता है। यह व्यापार एवं जल यात्रा प्रेमी था। इसके सिक्के पर जहाज का अंकन था। उसके अलावा सातवाहन राजाओं के माते प्रधान होते थे, परंतु सातवाहन राजकुल में पितृ सतोतक था। याद रखिएगा, क्योंकि राज शासन होता था कि पुत्री हुआ करता था। उसके अलावा महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी को श्रेष्ठीन कहा जाता था। व्यापार व्यवसाय में चांदी और तांबे दोनों के सिक्के उपयोग किया जाता था, और कर्षण मतलब तांबे का भी उपयोग विशेष किया जाता था। उसके अलावा सातवाहन शासकों ने शीशे की मुद्रा चलाई थी, जिसे पोटिंग कहा जाता था। और सातवाहन शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति भी अपनाई, जो वैध भिक्षुओं को कर मुक्त प्रदान किया। एक चीज याद रखिएगा, ब्राह्मणों को भूमिदान, तो भूमिदान की प्रथा सातवाहनों ने शुरू किया। तो इनकी याद रखिए, इनकी भाषा आपको बताया था शुरू में, भाषा इनकी प्राकृतिक भाषा के थे, प्राकृतिक भाषा को मानते थे। इनकी लिपि ब्राह्मी हुआ करता था। सातवाहनों ने लगभग 300 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 300 वर्षों तक शासन किया, और इन्होंने शीर्षक चिकित्सा चलाई। याद रखिएगा, सबसे प्राचीन गुफा का भी उल्लेख होता है, जिसको कहते हैं कारले की गुफा। ठीक है, कारले की गुफा की सबसे पुरानी गुफा इनके टाइम में खुदवाई गई थी। याद रखिएगा। तो ये था पूरा 3 राजवंश में बता दिया आपको। एक तो शुंग वंश, दूसरा बताया कड़ वंश, तीसरा बताया सातवाहन। याद रखिएगा, शुंगों ने शुरुआती में, क्योंकि ये लोग बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, वैदिक धर्म मानते थे, इसलिए शुंग राजाओं ने भी, याद रखिएगा, 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। और यवनों का आक्रमण भी शुंग राजाओं के टाइम में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, यवन राजाओं का भी आक्रमण शुंग राजाओं के टाइम में हुआ था। ठीक है, यवनों का आक्रमण याद रखिएगा, यवनों का आक्रमण जो शुंग राजाओं के टाइम में हुआ था। यवनों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।